तो हम लोग का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसको कब शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया और ये किस प्रकार से काम करती है और फिर किस स्तर पर ये काम करती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल पर काम करती है। इसके बाद में बात करें तो वर्ष 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले या सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की सुझाव देने वाला था दोस्तों लॉर्ड रिपन। वो कब दिया था दोस्तों? तो 1882 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो लॉर्ड रिपन को ही इसका सुझाव देने के कारण ही लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहने वाला था दोस्तों लॉर्ड ब्राइस। कहने का मतलब है कि लॉर्ड ब्राइस के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला की संज्ञा दी गई थी। और वहीं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये जो है दोस्तों, या पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है वो बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दिया गया था। जबकि भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर वर्ष 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। जबकि पंचायती राज्य जो है वो है दोस्तों राज्य सूची का विषय। कहने का मतलब है कि सूची का 3 प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और फिर तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो ये पंचायती राज्य व्यवस्था को हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में अपनी अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था हो सकती है और उस पर अपना राज्य नियंत्रण करेगा। उसके बाद में बात करें तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ही ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रावधान उल्लेखित है। जबकि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 ईस्वी में, तो उसी संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके पहले अर्थात कुल मिलाकर बात करें तो 1992 से पहले पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जब 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, तो उसके बाद ही इस संविधान को संशोधित करके पंचायती राज्य व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद में देखें तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है वो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा वर्ष 1986 ईस्वी में तथा पी.के. थुंगन समिति के द्वारा वर्ष 1988 ईस्वी में इसकी सिफारिश की गई थी। कहने का मतलब है कि ये 2 समितियां थी, जो कि एल.एम. सिंघवी समिति और फिर उसके बाद में पी.के. थुंगन समिति, इसी के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की या संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिलवाने की सिफारिश की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, जिसे कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर वर्ष 1959 ईस्वी को ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत किया गया, जो कि 2 अक्टूबर वर्ष 1959 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य है, जहां पर 11 अक्टूबर वर्ष 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। जबकि 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी के द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से लेकर के 8 तक 11वीं अनुसूची के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 29 विषय थे या 29 विषय को उल्लेख किया गया है,
जो कि इसका कार्य क्षेत्र से संबंधित है, जिन पर की पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो 11वां अनुसूची है उसमें कुल मिलाकर के 29 विषय ऐसे हैं जिन पर स्वयं पंचायत जो है वो अपना विधि या कानून बना सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि पंचायती राज अधिनियम से भी संबंधित है, वो 24 अप्रैल वर्ष 1993 ईस्वी को पूरे देश में लागू हुआ और इसलिए ही 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती चुनाव कराने का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कहने का मतलब है कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया, तब पंचायत लेवल पर चुनाव करने वाला पहला राज्य था दोस्तों मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार पंचायत लेवल का चुनाव हुआ था। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना जो है वो त्रिस्तरीय है और त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश करने वाला था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब किया गया था इसके द्वारा? तो वर्ष 1957 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि वर्ष 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद आती है और ये तीनों के सम्मिलित रूप को ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि सभी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है या 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। कहने का मतलब है कि पंचायत में जो चुनाव होती है उसका निर्धारण राज्य सरकार करेगा कि कब चुनाव होगी, कितने अवधि पर होगी और इसका कार्यकाल होता है। कहने का मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं और उसमें जो उम्मीदवार जीतते हैं वे 5 वर्षों तक ही अपने पद पर कायम रह के पंचायत में अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। इसके बाद में पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन जो है वो 6 माह के अंदर ही शेष अवधि के लिए होता है। कहने का मतलब है कि अगर पंचायत भंग होने के बाद में उसे 6 माह के अंतर्गत ही या 6 माह के अंदर ही पुनः निर्वाचन या दोबारा निर्वाचित करके उसे भरा जा सकता है। इसके बाद में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। दोस्तों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम होती है या ग्राम सभा होती है, जो कि ये पंचायत लेवल पर होती है या जिसे कि ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। इसके बाद में मतदाता सूची के बारे में बात करें तो मतदाता सूची में दर्ज अर्थात वैसे कैंडिडेट, वैसे मताधिकार, वैसे मत देने वाले व्यक्ति जो 18 वर्ष अपनी आयु को पूरा कर लिए हों, वे सभी के सभी लोग जो है वो ग्राम स्तर पर या ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि मतदाता सूची में दर्ज अर्थात जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो चुका हो वह सभी लोग जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद में भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण की बात करें तो वह है दोस्तों ग्राम सभा। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा जो है वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद में ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 2 चुनाव के बारे में बात हुआ। एक हुआ ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा के लिए चुनाव जो है दोस्तों वो ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है, जबकि पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद में ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह मुखिया होता है तथा सरकारी पदाधिकारी जो होता है दोस्तों वो होता है पंचायत सेवक। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत जो होता है उसमें का प्रमुख मुखिया को बनाया जाता है और ये मुखिया जो है वे अपने पंचायत के जनता के द्वारा चुने गए प्रमुख होते हैं, जबकि एक सरकारी पदाधिकारी भी होता है जो कि पंचायत सेवक होता है और इस पंचायत सेवक को सरकार नियुक्त करती है। इसके बाद में ग्राम सभा का बैठक जो है वो सरपंच बुलाता है। इसी ग्राम पंचायत में एक पद सरपंच का भी होता है जो जिसका काम होता है ग्राम सभा में बैठकों का बुलाना और उसको संपादित करना। दोस्तों सरपंच के बारे में बात करें तो सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद में 2/3 बहुमत के द्वारा भी हटाया जा सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि सरपंच हेतु जमानत राशि जो है वो 200 रुपया तय की गई है, जबकि वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को ही जमानत राशि जब्त की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उसे
कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, और वह 1/6 भाग प्राप्त करने में अगर वो असफल होता है, तब उसकी जमानत की राशि जो है वो जब्त हो जाती है। और उसकी जमानत की राशि कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी 200 रुपये। इसके बाद में ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत जो है दोस्तों वो है मेला एवं बाजार कर। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो मेला लगता है या जो बाजार लगता है, उससे जो चुंगी या उससे जो कर वसूला जाता है, वही ग्राम पंचायत के आय का स्रोत होता है। इसके बाद में पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया है। जबकि अगस्त 2009 की बात करें तो अगस्त 2009 में पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। और वर्ष 2009 से पंचायती राज में भी महिला जो है वो 50% आरक्षित है। कहने का मतलब है कि वो भी आधी सीट पे चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद में ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या जो है वो 10 या अधिकतम से अधिकतम 20 हो सकती है। जबकि ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वो 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ गाँवों को मिलाकर अगर वहाँ की आबादी 1000 तक पहुँचती है तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। जबकि ब्लॉक या खंड स्तर की बात करें तो ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पंचायत समिति जो है वो ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करती है। दोस्तों ग्राम पंचायत जो कि सबसे निचला स्तर होता है, और उसके बाद में इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो है वो सबसे निचले पायदान पर होती है, जबकि जिला जो है दोस्तों वो सबसे ऊपरी स्थान पर होती है। और इन दोनों के बीच में पंचायत समिति जो है वो एक संपर्क स्थापित करती है। कहने का मतलब है कि पंचायत का इन्फॉर्मेशन जिला तक पहुंचाना पंचायत समिति का काम है, और जिला से कोई सूचना ग्राम पंचायत तक पहुंचाना ये पंचायत समिति का ही कार्य है। उसके बाद में बात करें तो पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पंचायत समिति का कार्य केवल सूचना ही पहुँचाना नहीं, बल्कि विकास के कार्य को भी आदान प्रदान करना, जिससे कि दोनों में संपर्क स्थापित बना रहे, ये इसका काम है। लेकिन हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन और प्रधान आदि कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं उन्हें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। कहीं कहीं उन्हें प्रमुख के नाम से पुकारते हैं, तो कहीं चेयरमैन कहा जाता है, तो कहीं पर दोस्तों उन्हें प्रधान कहा जाता है। उसके बाद में पंचायत समिति के सचिव के बारे में बात करें तो पंचायत समिति का जो सचिव है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ होता है। और बीडीओ के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एक सरकारी पद होता है जो कि एग्ज़ाम के निकालने के बाद में दोस्तों ये सरकार के द्वारा नियुक्त की गई पोस्ट होती है। उसके बाद में बात करें तो ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब है कि अगर ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो उसमें जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य का उसमें उपस्थित होना ये अनिवार्य है। और पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था की बात करें दोस्तों तो पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था है जिला परिषद, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। इसके बाद में जिला परिषद का मुख्य कार्य की बात करें तो जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों जिला परिषद के जो पदेन सदस्य होते हैं वो वहाँ के स्थानीय सांसद और फिर वहाँ के स्थानीय विधायक होते हैं। जबकि भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है वर्ष 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद में बात करें तो केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर भी निर्भर करती है, जबकि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। दोस्तों अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा वर्ष 1977 ईस्वी में दिया गया, जबकि द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत
मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 स्तर की है, लेकिन वहाँ पर अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को या पंचायती राज व्यवस्था को द्वि स्तर तक ही या 2 स्तर तक ही रखने का सुझाव दिया गया था। और वो पहला स्तर पर रहता था दोस्तों ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। यही दो व्यवस्था के लिए सिफारिश किया गया था दोस्तों अशोक मेहता समिति के द्वारा वर्ष 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जबकि इस व्यवस्था को मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई। इसके बाद में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश जो है वो अशोक मेहता समिति ने ही की थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। वही बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीबी के राय समिति के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा था और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद और फिर राज्य स्तर पर दोस्तों राज्य विकास परिषद की सिफारिश की गई थी। जबकि पश्चिम बंगाल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। कहने का मतलब है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला जो राज्य है दोस्तों वह है पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।